सो अभी हमारे पास चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड वर्क और एनर्जी दोनों की सेम यूनिट होती है, इसलिए हम लोग वर्क को बोलेंगे, एनर्जी बोले, बात एक ही होती है। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क क्या है बेटा? किसी भी मैं बोलूंगा, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को साइंस के टर्म में कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मूव करा दें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज, वी कैन सिंपली से दैट व्हेन 1 जूल या कोई भी मतलब काम, जब आप फोर्स को लगाते हैं और उससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए तो उससे जो काम होता है वो किस में होना चाहिए? उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों दो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी जब आपस में एक साथ मिलती हैं तो वो रिजल्ट करती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो वर्क क्या है हमारे पास? इज अ सॉरी, दो वेक्टर क्वांटिटी जब आपस में मिलती हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी में करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज वी कंसिडर्ड इट एज वर्क। क्या है हमारे पास? दैट इज एन स्केलर क्वांटिटी। समझ आया? समझ आया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग को पढ़ना है। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होगा वो पढ़ना है। उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ना है, किस तरह से कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं और किस किस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो वर्क क्या है? वर्क क्या है? एक तरह से एबिलिटी है टू, मतलब वर्क हम बोलेंगे कि एनर्जी और वर्क में क्या डिफरेंस है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी है टू डू सम वर्क। ठीक है, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और एनर्जी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी क्या हुई बेटा? एनर्जी इज द एबिलिटी हम बोलेंगे इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग वर्क कहते हैं। समझ आया? एनिमल्स में एनर्जी इज सप्लाइड बाय फूड दे ईट। ठीक है, इन मशीन्स में हम लोग एनर्जी को फ्यूल की फॉर्म में देते हैं। तो अलग अलग तरह से हम लोग को एनर्जी मिलती है और उसी के बेसिस पर हम लोग काम करते हैं। यहां तक समझ आया रादुल्ला? समझ आया बेटा? यस सर। रीडिंग राइटिंग ड्राइंग थिंकिंग, ये एक तरह से हम बोलेंगे नॉट मच इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग। ठीक है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत हार्ड वर्क करके भी मतलब रीडिंग राइटिंग ड्राइंग थिंकिंग, ये एनालाइजेस दैट ऑल आर एनर्जी कंज्यूमिंग, बट साइंटिफिक मैटर में ये कोई काम नहीं हुआ। मतलब सपोज कीजिए कि आपने कोई पढ़ाई करी है तो आपने काम तो की, एनर्जी तो यूज की, लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम बोलेंगे कि इसमें कोई काम नहीं हुआ। सपोज कीजिए आपको मैंने बोला कि आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहिए और कुछ मत कीजिए, तो आप खड़े होकर के आप अपनी एनर्जी को तो लूज कर देंगे, लेकिन मैं बोलूंगा आपने कोई काम किया तो हम कोई काम नहीं किया, जीरो। आप एक दीवार पर फोर्स लगाइए और लगाते रहिए दीवार पर एक फोर्स, दीवार आपसे मूव नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या है? आपने उसको फोर्स अप्लाई करी और आप थक गए, लेकिन फिर भी आपने कोई काम नहीं किया साइंस की टर्म में। तो साइंस की टर्म में काम करने का मतलब होता है जब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई और वो फोर्स अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि काम हुआ। जैसे मैन इज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड ट्राइंग टू पुश अ रॉक बट नो द वर्क, क्योंकि वॉल जीरो स्टेशनरी है, रुकी नहीं मूव करी, तो इसलिए उसका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। समझ आया? यू गॉट इट? यस सर। ओके। सो इसी तरह से अगर आपने एक रॉक को पुश किया लेकिन रॉक नहीं मूव करी तो वो भी वर्क डन जीरो होगा। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कब होगा? या तो मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पर लेके आ जाओ, अब मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट तब एक वर्क हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो मूव कर जाए तब एक वर्क डन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो जाए तब हो जाएगा। और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर शेप भी चेंज होती है तब भी वर्क होगा। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वर्क, कि वर्क कैसे होता है, वर्क कैसे होता है। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो मूव कर जाए, रेस्ट मूविंग है तो रुक जाए, या फिर हम बोलेंगे कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए तो तब भी वो वर्क होगा। समझ आया? समझ आया बेटा? साइंटिफिक कंसेप्शंस ऑफ वर्क, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। जब फोर्स प्रोड्यूस होती है बॉडी में तब वर्क होता है। एक मिनट, ओके। हाउ वर्क इज सेट प्रोड्यूस, कब कब होता है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन, जब
फोर्स की वजह से मोशन प्रोड्यूस हो जाए. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो फोर्स की उस पर आ जाए. समझ आया? उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन. समझ आया? उसके बाद कंडीशन ऑफ वर्क. वर्क की क्या क्या कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है कि फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. फोर्स जो है वो बॉडी पर अप्लाइंग जो है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस. यानी कि पहले तो फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस करे. समझ आया? तो जैसे अब बॉडी जो डिस्प्लेस कर रही है, अगर फोर्स लग रही है तो उससे जो मोशन होगा उसको हम लोग फोर्स बोलेंगे. समझ आया? तो एक तो फोर्स लगे, दूसरा बॉडी डिस्प्लेस होने की कंडीशन जरूरी है. या बॉडी मूव कर रही है तो उसके अपोजिट में उसको रोक दो. समझ आ रहा है नादुल्ला? Yes, sir. when work is done, a cyclist is penned. वर्क इज डन जब साइक्लिस्ट जो है वो पैडलिंग कर रहा है. अ मैन इज लिफ्टिंग अ लोड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. एक ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड एक वो क्या कर रहा है, और मतलब लिफ्ट को लोड लेके जा रहा है ऊपर और नीचे. अब वर्क कब नहीं होगा? व्हेन अ कूली इज कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड ऑन स्टेशनरी एंड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी. जब एक कूली जो है अपने सर पर एक कुछ सामान रखे हुए है, वो सामान रख करके एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो थक जाएगा, लेकिन कोई वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. A man applying force on a big rock. एक बिग रॉक पर अगर एक इंसान फोर्स लगाएगा तो तब भी वो नहीं हिलेगी, तो वो भी एक तरह का नो वर्क होगा. तो वर्क कब होता है? जैसे जब काम हो रहा हो, जब फोर्स लगा रहे हो, उससे मोशन हो रहा हो. समझ आया? Yes, sir. वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स. जब एक फिक्स्ड फोर्स वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स. यानी कोई फोर्स लगाई इन द डायरेक्शन, तो फोर्स इनटू वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी वर्क कब होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स. वर्क क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है. यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है सेकंड्स. तो न्यूटन सेकंड्स, जिसको हम लोग टुगेदरली बोलते हैं जूल्स. समझ आया? Yes, तो sir. जूल क्या होगा? 1 जूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल कैन बी डिफाइंड व्हेन 1 जूल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जब हम बोलेंगे कि किसी एक बॉडी पर मतलब वी कैन सिंपली से दैट जब किसी एक बॉडी पर काम किया जाए और वो फोर्स लगाई जाए, कितनी? 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए और वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए. व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, 1 न्यूटन की फोर्स इस पर लगाई और वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए, तो वो हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यू विल गेट 1 न्यूटन मीटर, और वो 1 जूल वर्क डन हो जाएगा. समझ आया? Yes, sir. So when 1 Newton force is applied and an object move for a distance of 1 meter, then we will consider this one. Okay. अब the amount of work done depends on the following factor. किस factor पर depend करता है? Magnitude of force, greater the force, greater the amount of work done. Displacement, greater the, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा. तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स इज इक्वल्स टू या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो उसमें से कोई भी चीजें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है वर्क डन जो होगा वो ज्यादा ही होगा. समझ आया? Yes, sir. ओके. नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जैसे फोर्स आपने लगाई है, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में, और काम हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में. फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क डन होता है. जैसे सपोज कीजिए आपने एक ऐसे पुली ले ली, आपने पुली पर ये रस्सी ऐसे बांधी और ये ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किया और आपने इसको नीचे की तरफ खींचा तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. तो यहाँ पर फोर्स तो आपने लगाया डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड. तो दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज कंसीडर्ड टू बी एज नेगेटिव वर्क डन. समझ आया? Yes, sir. ओके. तो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क डन है. और अगर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क डन है. समझ आया? Yes, sir. ओके. नेगेटिव वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. जैसे सपोज कीजिए कि व्हेन यू किक अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, the force of our kick moves the football forward. Here the direction of the force is applied, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है तो ये पॉजिटिव हो गया. बट लेकिन फुटबॉल स्लो डाउन ड्यू टू द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी.
क्योंकि नहीं तो बॉल हमेशा मूव करती रहे, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो नेगेटिव होगा। तो हियर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बाय फ्रिक्शन फोर्स इज कैसा होगा बोलो, इज नेगेटिव। समझ आया? समझ आया? जीरो वर्क डन कब होगा? जब राइट एंगल पर हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एकदम 90 डिग्री पर हो। जैसे सपोज कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तब हम बोलेंगे कि जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सेंटर की तरफ लगती है। अगर एक ऑब्जेक्ट को तुमने सर्कुलर मोशन में घुमाया तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंशियल होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो टेंजेंशियल हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, अगर यहाँ से स्ट्रिंग अगर इसको कट कर जाए और ये पत्थर हम लोग घुमा रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से कट कर जाए तो ये नीचे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस इंस्टेंट पर ये कट करेगा, या हम बोलेंगे डी अटैच होगा इस सेंटर वाली स्ट्रिंग से, उस इंस्टेंट पर जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर मूव कर जाएगा, यानी कि ये ऐसे मूव करेगा, तो टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो जीरो होती है सर्कुलर मोशन में। इसी तरह से अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट रिवॉल्व कर रही है, तो ये सन है और ये अर्थ है। सो अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के और सन के बीच में, लेकिन ये टेंजेंशियली रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर भी राइट एंगल होगा। और तो हम बोलेंगे हियर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्ट ऑन द मून राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द, तो द मून के बीच में जो वर्क डन होगा वो भी जीरो, मतलब सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। समझ आया? समझ Yes, आया sir. बेटा? Yes, sir. तो नेगेटिव वर्क डन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो अगर हमने कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो ये भी नेगेटिव वर्क डन होगा। बॉल थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दैट वुड बी नेगेटिव। समझ आया बेटा? यू गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलो ये एग्जांपल करके दिखाओ मुझे। कूली ने 15 केजी का ऑब्जेक्ट है, उसको अपने हेड पर रखा और 1.55 मीटर अबव। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। लगेज पर कितना काम किया उसने? So the formula of work done is F into S. जी, So 22.5. 22.5 So 5. 22.5 जूल। ये तो बेटा क्यों m इंटू जी करोगे ना, इसमें ये तुम्हें फोर्स नहीं दे रखी है, ये तुम्हें मास दे रखा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या होती है? m इंटू जी। अगर केजी में वेट दे रखा है तो उसको g से मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? दैट इज 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर। तो ये 15 इंटू 10 तो 225 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, उसने कितना काम किया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग उसने अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, तो जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाई है तो उस डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव वर्क डन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर मैं पूछता वर्क डन
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया, तो दैट इज माइनस का 225 हो जाता है। समझ आया, समझ आया। अगर कूली खुद से लेके जा रहा है और पूछा गया कि कूली ने कितना काम किया, तो कूली ने जो काम किया वो अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई होगी उसे ले जाने के लिए या जहां भी ले जाने के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसका जो वर्क डन होगा, ठीक है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव वर्क डन। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछता तो कितना होता है, दैट विल बी 225। समझ आया, माइनस का 225। गॉट इट ब्रादुल्ला? Yes, sir. अब बात करते हैं एनर्जी। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें, मोस्ट एनर्जी सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। तो सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हिच आर टाइड्स, ठीक है। सो सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस से मतलब एनर्जी हमें अलग अलग जगह से मिलती है। सन से मिलती है, सन्स में जो एनर्जी है वो रिसीव होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड टाइड्स वगैरह से हम लोग को एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क इट कैन डू। यानी जितना काम, यानी मैं बोलूँ एक बॉडी कितना कितना एनर्जी उसके पास पजेस करती है। देखो हम लोग कभी भी एक्चुअल एनर्जी किसी भी इंसान की नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोलूँ कि हमारी बॉडी की एनर्जी निकाल के बताओ कितनी है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे कि भाई चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का चेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने 2 जूल काम किया, ठीक है, 2 जूल मैंने काम किया, तो मेरे अंदर जो चेंज इन एनर्जी आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मैंने उतना एनर्जी, उतना काम किया है। तो मेरी टोटल एनर्जी जो निकाली जाएगी, मैं जितना काम मैं कर सकता हूँ वही मेरी एनर्जी होगी। समझ आया? गॉट इट? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी, की एक बॉडी कितना एनर्जी पजेस करती है, कितनी उसके अंदर एनर्जी है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट कैन डू, कि कितना वो काम कर सकती है उसी को हम लोग उसकी एनर्जी मानेंगे। वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी, जब कोई बॉडी काम कर रही होती है तो उस पर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को कम करती है, और जब उस पर काम किया जाता है तो एनर्जी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक गैस ले ली यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैंने पिस्टन से प्रेस किया, यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया, if I press it with the piston, then on pressurizing the particles of the gases come closer to each other and the energy of these particle will increase। क्योंकि मैंने काम किया है गैस पर, तो इसकी इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने गैस को, एक प्रेशराइज गैस को इसके अंदर भरा और उसने पिस्टन को ऊपर उठा दिया, पिस्टन को ऊपर उठा दिया, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी, काम किसने किया? इन गैस के पार्टिकल्स ने काम किया। पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि अब ये गैस जो होगी वो एक्सपैंड की है, एक्सपेंड करने पर इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी विल बी लेस, एनर्जी विल बी लेस। समझ आया? क्योंकि गैस ने पिस्टन को ऊपर किया, डिस्प्लेस किया, मतलब काम किया, तो अब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। समझ आया? Yes, sir. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलो जूल्स, मतलब जूल्स होती है, जिसको हम लोग 1 किलो जूल, किलो मतलब होता है के, मतलब 1000। ओके। फॉर्म ऑफ एनर्जीज हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, केमिकल एनर्जी, लाइट। मगर सारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी भी बाद में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट एनर्जी तो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी ही है। अब एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। समझ आया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड दी मैकेनिकल एनर्जी। गॉट इट? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हम बोलेंगे द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ मोशंस एंड और पोजीशन इज कॉल्ड दी मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तब, और या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर है, वो उसके पास टोटल एनर्जी जितनी भी होगी उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन में आप लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। समझ आया? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे दी एनर्जी ऑफ ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन की वजह से जो होती है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू मोशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे दी एनर्जी possess
possessed by a body due to its motion, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक मूविंग बॉल है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वाटर रन कर रहा है, ऊपर से डैम से हम लोग वाटर को नीचे गिराते हैं तो मोशन, वाटर के अंदर मोशन होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पर टर्बाइंस लगा करके इस रोलर को घुमाते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। फास्ट मूविंग विंड से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं कार के अंदर। तो दे आर ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? Yes, sir. ओके। उसके बाद फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब के जो है एग्जांपल्स है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका डेरिवेशन आपके लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग समझ लेते हैं एक बार। डेरिवेशन में क्या कहता है कि मान लेते हैं कि कोई के ऑब्जेक्ट है m और मूव कर रहा है विद इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, उस पर आपने कुछ फोर्स लगाई फॉर द टाइम t और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया। ध्यान समझना, कोई एक ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है, और वो m मास का है, उस पर आपने कोई, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, u है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। आपने इस पर फोर्स लगाई, यू अप्लाई द फोर्स, और उसकी वजह से इसका मास तो m ही रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी दैट चेंजेस टू v, फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। ठीक है, और किस फॉर द टाइम, मतलब फोर्स लगाई आपने, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, उसकी वजह से कांस्टेंट फोर्स, उस पर हमने माना कि इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगी है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसकी वेलोसिटी u से v हो गई है। देन द एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका चेंज इन वेलोसिटी हम लोग a कंसीडर कर लेते हैं। अब वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा। फोर्स क्या होता Yes. है, m इनटू a, तो m की जगह पर हमने m ही रहने दिया, a को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दें, यानी हम लोग क्या कर देते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख देते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू m इनटू a इनटू s। समझ आया? Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये तो आपको पता होता है कि हाफ mv स्क्वायर हम लोग को लेके आना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को लाना है। तो m तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, a और s नहीं चाहिए, तो a हम लोग निकाल लेंगे किससे, v माइनस यू अपॉन टी से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, v, इस a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और s की वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से, क्योंकि s भी नहीं चाहिए हम लोग को फॉर्मूले में, तो s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो उससे हम लोग निकाल के पुट कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला है, फ्रॉम दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है, तो s की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। या तो s की वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसका भी आप दिल चाहे उसकी पुट कर दीजिए। s की वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आप लोग को कि कैसे डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि पहले तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा, लेट एन ऑब्जेक्ट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स f its velocity changes to v and the acceleration produces a। ये सब लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज m इनटू a इनटू s। नाउ यू नो वेरी वेल दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, और s जो होता है वो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये s की वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो और अपना आंसर ले लो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए m इंटू a की वैल्यू आपकी है v माइनस यू अपॉन टी प्लस, ठीक है, या ये भी ना रखो वैल्यू, तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो आपको v तो चाहिए लेकिन आपको t नहीं चाहिए, इसमें से भी t हम लोग को नहीं चाहिए। तो चलो डिस्प्लेसमेंट में आप इसको रख दीजिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी हम लोग a की ही वैल्यू पुट, s की ही वैल्यू पुट करते हैं, m इंटू a को ऐसे रहने देते हैं और s की वैल्यू रख देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। समझ आया? हाफ इंटू a इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी आप लिख सकते हैं, सो दैट इज v माइनस यू एंड v प्लस यू अपॉन 2a। समझ आया? Yes, sir.
अब इस a से ये a, आपको a नहीं चाहिए अपने फॉर्मूले में, हाफ mv स्क्वायर से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हाफ m तो आपके हो गया, ओके, एंड द फॉर्मूला इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ आया? यस सर। तो अभी यहाँ पर वैल्यू पुट करी। अब ये क्या है, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो क्या होगा बोलो, हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो दैट वुड बी हाफ m v स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। समझ आया फॉर्मूला? यस सर। गॉट इट? पक्का समझ आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये यहीं पर आपको, ओके, सो ये आपका फॉर्मूला हुआ। कैन यू शो मी हमना, द, यू गॉट इट? हमना, आर यू देयर? हमना, आर यू देयर बेटा? सो समझ आया बेटा? इस तरह से हम लोग को करना है। सर सर कैन यू शो मी द प्रीवियस स्लाइड? ये सर नो, सर इन व्हिच वी सॉल्व द फॉर्मूला ऑफ ये काइनेटिक। हमना, आर यू देयर इन द क्लास? सर डन। डन, ओके, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था, दैट वाज, यहीं पर हम लोग को पढ़ना था। तो ये हम लोगों ने, इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ये पूरा दे रखा है यहाँ पे, मैं तुम्हें ये फॉरवर्ड कर दूंगा अभी। चलो एग्जांपल करके दिखाओ ये वाला। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस करेगा बताइए? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी अगर वो 15 kg का, तो बताइए फटाफट से। सर 112। हमना, आर यू देयर इन द क्लास? हमना ज्वाइन किया हुआ लेकिन कुछ और पढ़ रहे हैं इस वक्त। 120, ठीक है, यही आया आंसर। यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी, सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट मास m है, उस ऑब्जेक्ट को तुम किसी भी तरह से, किसी एक मीन पोजीशन से, यानी m ऑब्जेक्ट को अगर तुम कहीं भी लेके जाओ, चाहे कैसे भी लेके जाओ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कैसे भी लेके जाओगे आप उसको, आपने यहाँ रखा, तो आप देखेंगे इसका जो एनर्जी होगी दैट वुड बी mgh। क्या होगी? mgh, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट पर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको पहले मेजर करना होगा कहाँ से बोल रहे हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बोलता हूं, तो ग्राउंड से यहाँ तक की जो हाइट होगी दैट वुड बी h, द मास इज m एंड g इज द ग्रेविटेशन। सिंपल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा वर्क डन, मतलब जो उसके पास वो कितना काम कर सकता है उसको हम लोग मान लेते हैं m इंटू a इंटू s डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें m क्या है? मास है ऑब्जेक्ट का, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यू कैन राइट इट mg,
एंड हाइट इज द, क्योंकि ये हाइट है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट दैट वुड बी हाइट, एम तो mgh इज द फॉर्मूला। समझ आया? यस सर। तो जैसे वाटर कैप्ट इन द डैम, तो वो टरबाइन को घुमाते हैं तो उनके पास एक पर्टिकुलर हाइट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वहां से उसको गिराओगे तो हम लोग ऊपर से गिराते हैं ताकि बहुत ज्यादा हाइट से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा टरबाइन इजीली घूमेगा, ठीक है। स्प्रिंग को तुमने वार्म कर दिया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सपोज कीजिए ये स्प्रिंग है, गन में हो या किसी भी चीज में हो, तो ये स्प्रिंग जो है अगर इसको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देंगे, प्रेस करके, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बाद में एक्सपेंड करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जीज होती है। समझ आया? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और हाइट के। तो इसका सिंपल सा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये फिर से डेरिवेशन है इसका कि बॉडी को मास मान लीजिए कि m की है, हाइट h पर रखी हुई है अबव द ग्राउंड, तो उस पर उसका जो टोटल फोर्स लग रही होगी अर्थ के द्वारा दैट वुड बी m into g, और डिस्प्लेसमेंट अर्थ से कितना है दैट इज h। तो सिंपल, इसका कोई डेरिवेशन इतना खास नहीं है। अच्छा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप इसको चाहे सीधा लेके जाइए चाहे आप इसको कैसे भी लेके जाइए, पाथ टू दोनों में पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। समझ आया? यस आप सर। इसको रोल करके लेके जाइए, हाँ, चाहे इस ऑब्जेक्ट को आप रोल करके ऐसे लेके जाइए, तब भी ये इस पॉइंट पर जाने के बाद यहीं से इसकी एनर्जी मेजर की जाएगी, डिस्टेंस यहीं से मेजर किया जाएगा, यानी ग्राउंड से कितना ऊपर हाइट पर है वही डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। समझ आया? यस सर। चलिए इसका जवाब दीजिए। हामना, गॉट इट? यस सर। तो ये एक एग्जांपल है कि एक बॉडी है 10 केजी का, उसको 6 मीटर अबव द अर्थ रखा गया है। तो कितना उस पे होगा, तो 10 into 10 करोगे 100, 100 into 6 करोगे तो यू गेट 600। समझ आया? यस सर। ओके, सो ये हमारे पास है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। इसको इंपॉर्टेंटली समझ लो कि total potential energy and the kinetic energy, sum of the total potential energy and the kinetic energy of an object is always conserved, हमेशा कंजर्व होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या कहता है ये? द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy of an object is always कैसी होती है बेटा? कांस्टेंट। समझ आया? यस सर। तो अगर मैंने बोला सपोज कीजिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट m है, मास का है, और इसकी हाइट जो है वो h हाइट पर है यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये हाइट h है। अब मान लेते हैं कि ये फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट मान लेते हैं, और ये C पॉइंट मान लेते हैं जब ये ग्राउंड को टच करेगा। तो ठीक है, तो एट द हाइट या पोजीशन आप मान लीजिए, एट पोजीशन A पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, बोलिए कितनी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहाँ पर स्टेशनरी है, नॉट मूविंग, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू g इंटू h, ये हाइट हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? दैट वुड बी हाफ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा,
0 प्लस mgh, तो कितना आया ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी? बोलिए mgh, बोलिए आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गया है, तो अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे से जो है वो कितनी हाइट पर है, दैट इज कैपिटल एच मान लेते हैं। चलो ठीक है, और तो ये वाली हाइट कितनी हो रहेगी? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कैपिटल एच ले लेते हैं, ये पूरी हाइट जो है वो कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ चेंज करना है वैसे चेंज कर देता हूँ। तो मान लेते हैं ये कैपिटल एच है, ये भी कैपिटल एच है, ये भी कैपिटल एच है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने कैपिटल एच मान ली है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम स्मॉल एच मान लेते हैं, तो ये वाली हाइट होगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। समझ आया? Yes, sir. जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अभी ये यहाँ पर मूव कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो एट पोजीशन बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग है, तो जाहिर सी बात है, सो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी होगी? हाफ एम जो मास है वो इंटू वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें इसके लिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। समझ आया? Yes, sir. यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ से हमने इसे ड्रॉप किया है, तो जाहिर सी बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो वी विल कंसीडर दैट इट इज 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, ग्रेविटेशन इज 0, ग्रेविटेशनल जी होगा, और हाइट कितनी है इसकी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। गॉट इट? समझ आया? तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी कैपिटल एच 2g कैपिटल एच माइनस 2g स्मॉल एच। समझ आया? ये वी स्क्वायर की वैल्यू हुई, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2g कैपिटल एच माइनस 2g स्मॉल एच। समझ आया? ये Yes, कैसे आया sir. बेटा? देखो 2g और h कितनी है, मतलब यहाँ पर जो हाइट है इसकी, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? दैट इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्योंकि नीचे से पूरी हाइट जो है वो कितनी है? दैट इज कैपिटल एच, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमने स्मॉल एच मानी है, तो ये कितनी हुई? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आया, तो 2gh हमने कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिख दिया है। जब ये g से मल्टीप्लाई करेगा तो 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच आ जाएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। उसके बाद प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, और यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, तो इस बी पॉइंट पर इसकी हाइट होगी स्मॉल एच, तो स्मॉल एच लिख दीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ एम, जब ये ब्रैकेट m इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, मतलब 2 से और हाफ कैंसिल हो जाएगा पहले वाले से, जब ये मल्टीप्लाई करेगा यू विल गेट ओनली mg कैपिटल एच। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा एक बार इससे और एक बार इससे, तो फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m माइनस mg स्मॉल एच प्लस mg कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा mgh, जो कि ए पॉइंट की एनर्जी थी। ये mgh यहाँ पर भी आ गया और mgh यहाँ पर भी आ गया। अब एट पोजीशन सी पर जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टच कर जाएगा तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी, सॉरी टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा तो h 0 हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो हाइट 0, तो दैट वुड बी 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी यू स्क्वायर, तो 0 था जब ऑब्जेक्ट नीचे चला था, प्लस 2g इंटू, अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका है? पूरा यहाँ तक, यानी h, तो कैपिटल h लिख दीजिए। तो हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू है 2gh कैपिटल h, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mg कैपिटल h। तो तीनों केस में हमारे पास mg कैपिटल h वैल्यूज आई है। समझ आया? Yes, sir. तो इसको कॉपी करो फटाफट से।
So can you show me the next one slide? ये स्लाइड आपने कॉपी कर ली? Yes, sir. ओके, कॉपी दिस वन टू. Just scroll. So can you scroll it? हामना, आर यू देयर? बेटा आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट है मुझे बताओगी? Sir, she has left the class. She has left the class. Okay. एग्जाम चल रहे हैं ना उसके. चलिए. We're done. डन. Yes, sir. चलिए, तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर पूरा मर्ज हो जाएगा. तो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर. ओके, गॉट इट? Yes, sir. का डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, सब जगह पर बराबर एनर्जी आएगी, चाहे कितने भी पॉइंट पर आप जाइए, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व. तो ये हम लोगों ने प्रूव किया है, वही चीज को बस हमने वैसे प्रूव किया है. ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिकल यूनिट की पावर्स आएंगे, दैट विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन इट विल बी ओवर. ओके, चलिए आज के लिए इतना. ओके.